नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। अंकिता हत्याकांड का ट्रायल हुआ शुरू, गवाहों के बयान हुए दर्ज। 4 धाम यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था हुई खत्म, सिर्फ बाहरी तीर्थयात्रियों को करना होगा पंजीकरण। मुख्यमंत्री धामी की बैठक में हुआ महत्वपूर्ण निर्णय। लगातार हुई पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब यूके SSSC ने रद्द हुई भर्ती परीक्षाओं को दोबारा करने की तैयारियां कर दी हैं शुरू। 18 अप्रैल से शुरू होगी प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के करीब 100 किलोमीटर के क्षेत्र में मिलेगा सेवा का लाभ। अब खबर रामनगर से है, जहां G20 सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों के डेलीगेट्स यहां पहुंच चुके हैं। डेलीगेट्स का काफिला रुद्रपुर रेडिसन ब्लू होटल के लिए निकला, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद खोलिया नृत्य और वाह तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयान और कामकाजों के चलते चर्चाओं में बने रहते हैं। वे अक्सर मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हुए नजर आते हैं और हरे झंडे का विरोध करने के आरोप में उनके खिलाफ राजस्थान के 2 अलग-अलग थानों में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी छवि को बदलते हुए एक मुस्लिम भक्त के यहाँ राम कथा करने के न्योते को स्वीकार कर लिया है। बागेश्वर धाम ने कहा है कि हमें कटनी के मुस्लिम भक्त तनवीर खान का निमंत्रण स्वीकार किया है। तनवीर खान ने हमें कटनी में राम कथा आयोजन करने के लिए निमंत्रण दिया था। अब तक आपने हिंदू धार्मिक आयोजनों को हिंदू परिवारों में होते हुए देखा होगा, लेकिन भारत में पहली बार एक मुस्लिम परिवार राम कथा करने जा रहा है और यहाँ सभी टोपी लगाकर आएंगे और राम कथा के जरिए एक हो जाएंगे। तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, हिंदुओं में होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। हाँ, जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है ये बैठा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा, गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। इतने खुश हो गए तनु, बहुत खुश हो गए और हमें भी बड़ा अच्छा लगा। अब डेट तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, जो भी डेट होगी बहुत जल्दी कटनी में मुसलमान परिवार द्वारा राम की कथा करवाई जाएगी। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें बाघ और भालू आपस में लड़ रहे हैं। पार्क के अंदर गए पर्यटकों के साथ ही नेचर गाइडों द्वारा इस लड़ाई को अपने मोबाइल में कैद कर लिया गया। बाघ के द्वारा हुई लड़ाई में भालू को अपनी जान गंवानी पड़ गई। वीडियो में दिख रहा है कि बाघ और भालू दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मार्च की शाम से अनेक स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश गर्जना के साथ देखने को मिलेगी। 31 तारीख को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 31 तारीख को मौसम के मिजाज को देखते हुए बिजली चमकने या गिरने का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल की शाम तक ऐसी ही एक्टिविटी बनी रहेगी। उसके बाद 2-3 दिन तक प्रदेश के मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और मौसम साफ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार का दौरा करेंगे। अमित शाह के दौरे के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में सहकारिता विभाग के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग जमा होंगे। वहीं रामनवमी के मौके पर पतंजलि योगपीठ में चल रहे संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में अमित शाह शिरकत करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको स्टोरी ऑफ द डे। पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लगातार बना रहता है, जिसको लेकर समय समय पर गांव की जनता सड़कों पर आकर आंदोलन भी करती है। जनता के आरोप हैं कि सरकार पहाड़ी क्षेत्रों की अनदेखी करती है, जहां अस्पतालों में डॉक्टर न होने, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था न होने जैसे कई सवाल उठते रहते हैं। हालांकि सरकार का भी दावा है कि जल्द डॉक्टरों की तैनाती कर दी जाएगी, जिसके लिए कवायद चल रही है। ये खबर चमोली जिले के दसोली विकास खंड की है, जहां महिलाओं ने घरों से निकलकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमोली में नियमित डॉक्टर की तैनाती और विभिन्न जांच की व्यवस्था की मांग को लेकर महिलाओं ने अस्पताल के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल परिसर में सांकेतिक धरना दिया। महिलाओं ने कहा कि डॉक्टर की तैनाती न होने से ये केंद्र मात्र रेफरल सेंटर बना हुआ है। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों की नियमित तैनाती और सभी स्वास्थ्य जांचें उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। धरना
स्तर पर हुई सभा में उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष दिगंबर फरसाण ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमोली मात्र 100 पीस बना हुआ है। ग्राम पंचायत सरतोली, भंतग्याला, ठैली, मैट, पलेठी, धारकूट, सेमार, लांसी, मजोटी, सेम डुंगरा, नवा लसियारी, हरमनी, गोलिम, दुसाद गांव, पोल, रोपा, कुहेड़, बांजबगड़, बाजपुर, रांगतोली आदि कई ऐसे गांव हैं जिनका ये मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन चिकित्सकों के अभाव में लोगों को इलाज के लिए देहरादून और श्रीनगर की दौड़ लगानी पड़ती है। बरसत पीड़ा है, कहीं बातें हैं, कहीं परेशानी है, कोई अकेली महिला है घर में, आजकल आधा से ज़्यादा लोग अकेले हैं, बाहर है आदमी, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? कम से कम रात को अकेली यहाँ पे हॉस्पिटल में तो आ सकती है, लेकिन यहाँ तो पुल ताला लगा रहता है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वो कहाँ जाएगी? नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत। और आज मैं दीपक फरसाण, समाज सेवक, और मेरे साथ तमाम आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी शक्ति यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और इनका यहाँ पे जो आज इकट्ठा होना है ये बिल्कुल लाजमी है। और एक महिला पर क्या गूंजती है तमाम जो आजकल की जो नीतियाँ, जो शराब की बातें हो रही हैं, जो महंगा सिलेंडर चल रहा है, सस्ती सिलेंडर चल रही है, स्वास्थ्य पे कितनी महंगाई चल रही है, शिक्षा पे कितनी महंगाई चल रही है, और सड़क पे, रोजगार पे पेपर लीक कितने हो रहे हैं, आप लोग ये सब जानते हैं। और आज हम हैं विकासखंड दसोली, ब्लॉक चमोली, अपना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चमोली है, तो हम आज इसमें हैं, जो हमारा विकासखंड है, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चमोली दसोली जनपद चमोली में अभी खड़े हुए हैं। तो हमारा जो अपर चमोली का ये हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो यहाँ पे तमाम जो लैब की व्यवस्था होनी चाहिए वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आप मुहैया कराइए। और 24 आवर यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और उसके साथ जो तमाम स्टाफ होता है वो हमारी सभी यहाँ पे मातृशक्ति की मांग है। और तमाम इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, वो जो दर्द झेलना उनको पड़ता है, वो महिलाएं अच्छी तरह जानती हैं। उस आपातकालीन से व्यवस्था में या उस समय में यहाँ पर कोई भी व्यवस्था इस जो स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं कराई गई है। और ये केवल एक रेफर सेंटर है। और यहाँ से निकलने के बाद गरीब जो क्षेत्रीय हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो कम से कम इतना बड़ा क्षेत्र है, सरतोली भंतग्याला से लेकर के लासी, मजोटी, कम से कम 9 को फरसानवाट बोलते हैं, खेंद्री है, पीपलकोटी है, तमाम तो अपर चमोली है, लोअर चमोली है। तो ये जो एक यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य का केंद्र है, ये केवल कागजों में चल रहा है। बाकी धरातल पर हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो चिकित्सा के जो साधन मिलने चाहिए वो पूर्ण रूप से मिले। और महिलाओं पे जो जब प्रेगनेंसी की बात आती है, डिलीवरी यहीं पर हो, यहाँ की महिलाओं को गोपेश्वर न जाना पड़े, श्रीनगर, देहरादून महंगे अस्पताल में न जाना पड़े। यदि आपके आसपास भी है कोई ऐसी स्टोरी और कोई ऐसी खबर, तो कीजिए हमसे संपर्क नीचे दिए गए नंबरों पर। अब खबर देहरादून से है, जहां एक पार्षद की दबंगई सामने आई है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी के साथ पार्षद द्वारा की गई दफ्तर में कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा कार्यालय के आगे धरना जारी रहा। मोहनचंद पाठक एसडीएस के पद पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत हैं। बीते शनिवार को डांडा लखौंड आईटी पार्क के पार्षद अभिषेक पंत द्वारा दफ्तर में घुसकर सरकारी कर्मचारी पर मारपीट का मामला सामने आया है। कर्मचारी ने बताया कि कनेक्शन को लेकर उन पर दबाव बनाया गया था। उनके मना करने के बाद उनके साथ मारपीट की गई। वहीं कर्मचारी ने बताया कि बाहर से आकर भूमि पर कब्जा कर रहे लोगों के लिए मुझ पर कनेक्शन के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने मना कर दिया और इसी कारण उनके साथ मारपीट की गई है। कर्मचारी ने बताया कि हमारे द्वारा इसकी शिकायत थाने में कर दी गई है और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा नाम मोहनचंद्र पाठक है। पाठक जी, आपके साथ मारपीट का जो मामला हुआ है, क्या है मामला है, किस कारण मारपीट की गई आपके साथ में? मेरे द्वारा नए विद्युत कनेक्शन के ये पेपर मांगने पर मारपीट की गई है। पेपर न देकर सीधे हाथ छोड़ा गया। बोला कि मैं यहाँ पर जब बोल रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहे हो, क्या पेपर की जरूरत है जब मैं हूँ। तो क्या मारपीट कार्यालय में हुई आपके? कार्यालय में मेरी सीट पर ही हुई। मैं बैठा हुआ था और जब मैं बैठा हुआ था मुझे पता भी नहीं कब ये मेरे पीछे आए। 7-8 आदमी थे, जिनमें से 5 आदमियों ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा। आपके साथ में जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या ये आप ही के कार्यालय के कर्मचारी हैं? जी हाँ, इनमें मेरे कार्यालय के कर्मचारी भी हैं, मेरे साथी, जिनके सामने ये मारपीट भी हुई। प्रशासन में आपने जो तहरीर दी है, एप्लीकेशन दी है, क्या मांग करते हैं आप? सर, मांग यही है कि ये सीधे गिरफ्तार हों, जेल जाएं, उससे कम पर हम नहीं करेंगे। सर, इस घटना की कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ वीडियो है? सीसीटीवी यहाँ पर नहीं है सर, ये बहुत बड़ी ये कमी है। तो आप को क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण है? मतलब क्या अपने वार्ड के जो लोग थे उनको जो है वो बिना डॉक्यूमेंट के जो मुहैया कराना चाह रहे थे यहाँ तक कनेक्शन, क्या लगता है आपको क्या था इसके पीछे का? सर, वो कब्जे की ज़मीनें हैं जिन पर ये
ये दबाव बना के कनेक्शन दिलाना चाहते हैं। वहाँ पर ये नहीं मालूम वो कहाँ के लोग हैं, क्या हैं, जिनको कनेक्शन दे रहे हैं। पक्की ज़मीनें नहीं है, ना उनके कोई पेपर है। अगर पेपर मांगा जाता है तो इस तरह से ये बार बार यहाँ दबाव बनाते हैं और मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। कितने से कनेक्शन थे जिनके लिए दबाव बनाया गया है आपके ऊपर? एक कनेक्शन था जिसके लिए ये ज़्यादा अभी हुआ है। पहले भी कई कनेक्शन उन्होंने दिलाए हैं, लेकिन तब मैंने इनसे लेटर लिया है या वो एफिडेविट पे उन्होंने दिया है कि ये मेरा अपना भवन है, उसके बाद ही उसमें कनेक्शन दिया। खबर देहरादून से है, जहां आजकल प्राइवेट टैक्सी वाहनों के ग्रुपों में तकरार बनी हुई है। दरअसल रैपिडो के कुछ वाहनों को अन्य टैक्सी संचालकों द्वारा पकड़कर आरटीओ लाया गया। टैक्सी संचालकों का कहना है कि रैपिडो राइडर्स के पास पीली नंबर प्लेट नहीं है। वहीं रैपिडो का कहना है इससे नुकसान क्या है, क्योंकि हम कम दरों पर जनता को परिवहन की सुविधा दे रहे हैं। अब खबर केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी है, जहां केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने को लेकर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। डीएम ने चंद्रापुरी से गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव तक स्थलीय निरीक्षण कर पूरी जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निरीक्षण में उपस्थित अधिकारियों को, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, डीडीएमए, सुलभ पेयजल, विद्युत आदि विभागों को निर्देश दिए गए। उनके स्तर पर यात्रा व्यवस्थाओं में जो भी मरम्मत कार्य और निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं, उन कार्यों को हर हाल में 15 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए। अब खबर हरिद्वार से है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव को योगा करते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पहली बार बाबा रामदेव को गरबा करते हुए और ढोल बजाते हुए दिखाने जा रहे हैं। नवरात्रि के इस मौसम में बाबा रामदेव पर गुजरात के गरबा का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। पतंजलि योग पीठ में संन्यास दीक्षा महोत्सव चल रहा है, जिसमें 5वें दिन सनातन संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात की लोक गायिका गीताबेन रेवारी ने अपने भजनों से संन्यास दीक्षा महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने पहुंची। गीताबेन रेवारी ने पतंजलि योग पीठ में चल रहे संन्यास दीक्षा महोत्सव में सभी को गरबा करने के लिए अपने भजनों के माध्यम से मजबूर कर दिया। योग गुरु बाबा रामदेव भी इस दौरान अपने आप को रोक नहीं पाए। वो भी गीताबेन रेवारी की प्रस्तुति से इतने प्रसन्न हुए कि स्टेज पर चढ़कर ढोल बजाने लगे और अंत में गरबा करने लगे। पहली बार योग गुरु बाबा रामदेव गरबा करते हुए दिखाई दिए। अब खबर बागेश्वर से है, जहां सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर 1 साल नई मिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गरुड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध केडी पांडे रामेला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल भी पहुंची, जिनके द्वारा तमाम लाभार्थियों को सरकार की लाभकारी योजनाओं के तहत चेक वितरण किए गए। 1 साल बेमिसाल सरकार का जो कार्यक्रम है हमारा, उसके तहत ये गरुड़ में हमारा आज तीसरा बहुउद्देशीय शिविर लगा है, जहाँ पर सभी विभागों के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें सभी लाभार्थियों को जानकारी से लेकर जो भी उनको लाभ मिल रहे हैं, लाभप्रद योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उनकी जानकारी भी दी जा रही है। यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर में जो हमारा सबसे बड़ा है कि यहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य सर्टिफिकेट तुरंत के तुरंत वितरित किए जा रहे हैं। और यहाँ एक बड़ा चिकित्सा शिविर भी लगा है, जिसमें बहुत डायग्नोस्टिक्स किए जा रहे हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट से रिलेटेड और भी अन्य जितने भी छोटे मोटे जो भी टेस्ट होते हैं वो किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग हमारे 50 से ज़्यादा व्यक्तियों का चेकअप हो चुका है और काफ़ी भीड़ है, तो लोग को चेक करने के निसंदेह ये बहुउद्देशीय शिविर जो है लोगों को बहुत फ़ायदा देंगे। और जिसमें हमारे यहाँ जो लाभार्थियों को चेक वितरण किया गया है, जिसमें डेयरी से संबंधित है या महिला बाल विकास कल्याण से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, अन्य सभी विभागों ने अपने अपने लाभार्थियों को यहाँ पर पुरस्कृत भी किया है, सम्मानित भी किया है। और ये इसी तरह के कैंप लगाने का उद्देश्य ये है कि जनता को यहीं पर उनके द्वार पर उनको लाभ मिल जाए और उनको जानकारी हो जाए। और इसी मंशा के साथ ये सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सारे कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। अब खबर सितारगंज से है, जहां मंडी सभागार में बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में मंत्री सौरभ भगोड़ा ने पहुंचकर शिरकत की। वहीं बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाओं की गोद भराई कराई गई। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को पोषण से रहित भोजन कराया गया। अब खबर बागेश्वर से है, जहां क्षेत्र में तेंदुए ने पालतू जानवर का शिकार कर दिया है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नगर से सटे गांव कठायत, बाड़ा, मजिया खेत, मेहनर, बुंगा नदी गांव में तेंदुए का आतंक छाया है। शाम होते ही तेंदुआ घरों के आसपास मंडराने लगता है। कई कुत्तों को भी तेंदुए ने अपना निवाला बना दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की गुहार लगाई है। देर रात कठायत बाड़ा में तेंदुए ने एक पालतू जानवर पर घर पर ही हमला कर उसे अपना शिकार बना दिया। हमले का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
अब खबर रामनगर से है, जहां शाम ग्राम टेरा में 2 सगे भाइयों की गौशाला में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जहां 8 जानवर जलकर बुरी तरह से राख हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने खुद आग बुझाने के काफी प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के 2 वाहनों में तैनात कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस गाँव में रहने वाले प्रेम सिंह और आनंद सिंह की गौशाला में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। गौशाला के समीप खेल रहे बच्चों ने घटना की जानकारी गौशाला के मालिक को दी। मुझे लगभग 8 जानवर मरे हैं और झोपड़ी जल गई उनकी गौशाला पूरी। और जैसे हमें सूचना मिली थी 112 से, तो हमने पहले अपनी एक गाड़ी भेजी, उसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी वहाँ G20 में थी तो उससे भी मंगा लिया है। तो अब दूसरी गाड़ी भी पहुँच गई है, तो ये इनका काफ़ी नुकसान हो गया है ज़्यादातर। का हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है आखिर कैसे घटना हुई है। 8 मवेशी थे मेरे पास में, सब जल के राख हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचे। अब ये पता लगा कि जैसे यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बताया तो जितनी देर में हम यहाँ पर पहुँचे थे इतनी देर में सब कुछ तबाह हो गया था। कोई मौका नहीं मिला किसी जानवर को बचाने का। 8 मवेशी थे मेरे इसमें, जिसमें कि 4 गाय थे, 3 बच्चे थे उनके, 1 भैंस, जिसमें से 2 गाय 1 भैंस ब्याने वाली थी मेरी अभी। मैं प्रशासन से निवेदन है मेरा कि उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। ब्रिगेड की गाड़ी हाँ आधा पौन घंटा समथिंग लेट आई है। जब मैंने कॉल किया था उनको तो इतना टाइम लिया उन्होंने यहाँ आने में। शायद हो सकता है थोड़ा G20 की वजह से, इसकी वजह से भी लेट हो सकते हैं। अब खबर मुनस्यारी से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा सांसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में विकासखंड मुनस्यारी के शास्त्री चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर सिंह कोरंगा के अध्यक्षता में गांधीवादी तरीके से लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ सत्याग्रह धरना प्रदर्शन किया, जिसमें ईश्वर सिंह कोरंगा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुनस्यारी, मनोहर सिंह टोलिया जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी डीडी हाट, सुंदर जोहरी अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल मुनस्यारी, विक्रम सिंह दानू जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस डीडी हाट, चरण सिंह बिष्ट पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मुनस्यारी, योगेश भाकुरी, सुरेंद्र सिंह पाना आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकासखंड मुनस्यारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत दराती में भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां वितरित की गई। ग्राम प्रधान लवराज राम से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि ITBP द्वारा गांव में मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरण की गई। रामनगर में G20 की बैठक मंगलवार से शुरू हो चुकी है, लेकिन सोमवार को पुलिस प्रशासन ने पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर कार्यक्रम स्थल तक फ्लीट से मॉक ड्रिल किया। आपको बता दें कि G20 बैठक में आने वाले डेलीगेट्स मेहमान जिन वाहनों में बैठकर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक आएंगे, उन वाहनों की फ्लीट का मॉक ड्रिल किया गया। पंतनगर हवाई अड्डे से रामनगर तक डेलीगेट्स को सुरक्षा के बीच लाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि G20 कार्यक्रम में भारत के साथ ही विदेशी मेहमान भी यहाँ पहुंचेंगे। वहीं इन मेहमानों की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अब खबर सहसपुर से है, जहां भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान के द्वारा 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 135 से अधिक किसानों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर चरण सिंह, विभागाध्यक्ष पौधा विज्ञान विभाग, भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं डॉक्टर चरण सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट और प्लांट साइंस डिवीजन उसका विभागाध्यक्ष, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के तहत आता है। हम लोगों ने यहाँ 4 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है TSP, ट्राइबल सब प्लान, उसके तहत हमने एक ये प्रोग्राम करवाया है। और इस प्रोग्राम में हमने आज किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में हमने 2 विषय विशेषज्ञ बुलाए हैं। एक तो हमारे भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर हर्ष मेहता जी हैं। दूसरा हमने FRI से डॉक्टर रामवीर सिंह, जो कि वानिकी में उनकी एक्सपर्टाइज़ है और उसमें जो पेड़ पौधों की जानकारी के बारे में और किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी है। और ये प्रोग्राम करीब इसमें हमारे साथ 300 किसान 4 गांव के जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हमने उनको उनके अधिकार तथा हम लोग जितनी भी प्रजातियां डेवलप करते हैं या जो भी संस्थान या NGO जो प्रजातियां नई प्रजातियां डेवलप कर रहे हैं, उनके अधिकार क्या हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की है। जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगामी लोकसभा चुनाव तक जनता के बीच ले जाकर फ्रंट फुट पर खेलने का मन बना चुकी है और देश भर में कांग्रेस के नेता लगातार मोदी अडानी के रिश्तों को लेकर लगातार केंद्र की सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोटद्वार में पत्रकार वार्ता करते हुए राहुल गांधी के संसद में पूछे गए सवालों की पुनरावृत्ति करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रही है, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल तो इस देश के लोकतंत्र का है। लोकतंत्र बचा रहेगा तभी तो चुनाव के मतलब हैं। आप चुनाव कराते रहिए और इस प्रकार से लोगों की आवाज़ दबाने के लिए आप मतलब सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें आप नेताओं को बोलने न दें।
जनता के सवालों को उठाने ना दें। और आपने जो सबसे घृणित काम किया कि राहुल गांधी के भाषण का सारा अंश, जो असली अंश था, उसको आपने एक्सपंज करवा दिया। उसके बाद आपने उनके मुंह में वो बातें डाल दी जो बातें उन्होंने कही नहीं, और उनको राष्ट्रद्रोही, मतलब जिसकी दादी ने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, जिसके पिता ने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, जो पूरा का पूरा परिवार, मतलब 3 पीढ़ियां, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ऐसा देश में कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि 3 पीढ़ियां एक साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल रहे हो, और उस परिवार के आप नौजवान को कह रहे हैं कि आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं, आप माफ़ी मांगिए। तो राहुल गांधी ने कहा है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इसका चुनाव का सवाल नहीं है, सवाल इस समय देश का लोकतंत्र है, जिसको हमने इतनी मेहनत से अर्जित किया, तमाम बलिदानों के बाद अर्जित किया। लोग फांसी चढ़ गए, लोगों ने लाठी खाई, अंग्रेजों की गोलियां खाई, जलियांवाला बाग से लेकर के, और तमाम बड़े बड़े बलिदान इस देश के अंदर हुए। और उसके बाद जो हमें लोकतंत्र मिला, उसके 75वें साल में लोकतंत्र का गला इस तरह से दबाने की कोशिश होगी, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव ना हो तो बात की बात है, उसमें क्या असर पड़ेगा। असली बात यह है कि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, और उसके लिए हमारा कांग्रेस का संघर्ष जारी है। सारे विपक्ष का जो हमें समर्थन मिल रहा है, हम सारी विपक्षी पार्टियों का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने राहुल जी के मुद्दे पर एक होकर के आवाज़ जागरूक करने के लिए गोष्ठियां करेंगे, सेमिनार करेंगे, सम्मेलन करेंगे, जनसभाएं करेंगे, और साथ साथ हम प्रभात फेरियां भी निकालेंगे, सुबह सुबह जाकर के लोगों को बताएंगे। और हमारा सवाल सीधा होगा कि प्रधानमंत्री जवाब दें कि उनका और अडानी का क्या संबंध है। अब खबर कानपुर विधानसभा से है, जहां कानपुर से निर्दलीय विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा रविवार को राउली महदूद ब्रह्मपुरी में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक पेगवाल के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे जनता की हर आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर जनता की समस्याओं का निवारण कराने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा कि वो कानपुर की समस्याओं को उत्तराखंड की विधानसभा में लगातार उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास पूरे जनपद हरिद्वार के लोग मदद की आस लेकर आते हैं। ऐसे में वे संसद के सदस्य के तौर पर हरिद्वार की जनता की आवाज बनकर दिल्ली तक उनकी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। कमीशनखोरी पूरे हरिद्वार में हो रही है, किस चीज़ में नहीं हो रही है? बिना कमीशन के काम नहीं होता इस जनपद में। तो ये मुद्दा तो सबसे बड़ा था, इस मुद्दे को तो बहुत पहले नेताओं को उठाना चाहिए था। भ्रष्टाचार की जो नदियां हरिद्वार जनपद में बहा रखी हैं, आज हरिद्वार जनपद की ये स्थिति है कि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया है कि इसकी जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आज इस जनपद को अगर हम इस पर मेहनत करने लगेंगे तो 10 साल आने वाले और लगेंगे इस जनपद की सूरत और सीरत बदलने में। जगह जगह भाजपा जलाएं, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ पुतले जलाने का क्रम जारी रखें, और इतना बड़ा संगठन है, इतने बड़े लोग हैं, 2-4 पुतलों से क्या होगा? 1000-2000 पुतले जलाएं तब तो मज़ा भी आएगा। मैं तो आभार प्रकट करता हूँ, जिला पंचायत का भी आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मेरे खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव पारित किया, और मैं उनका ये भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे जो पुतले जलवाए, मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूँ। चिंता मत करिए, आप देखते जाइए, भ्रष्टाचार अगर जड़ से नहीं खत्म हुआ इस जनपद में तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा पर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने सवाल उठाए हैं। सोनिया आनंद रावत ने कहा कि देहरादून के महापौर मेयर सुनील उनियाल गामा की 5 साल में 10 गुना कैसे संपत्ति बढ़ गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मेयर बनने के बाद खरीदी गई 11 संपत्तियां, जिनका बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। गामा ने 5 करोड़ 32 लाख रुपए में 11 संपत्तियां खरीदी हैं। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 20 करोड़ से भी अधिक है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग की है। जी हाँ, विजिलेंस में जो अभी इन्होंने कंप्लेंट की है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर विजिलेंस में कंप्लेंट जाती है तो वहाँ से पूरा एक्शन होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं तो ये चाहती हूँ, मैं क्या पूरी जनता चाहती है कि जो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, देहरादून की जनता की ही प्रॉपर्टीज़ थी, वो निगम की प्रॉपर्टी है, तो देहरादून की जनता की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जनता को वापस मिले और उस पर कुछ अच्छी चीज़ें बने, पार्क बने, छोटे स्कूल्स बने, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ बने जहाँ पर महिलाएं अपने उत्पाद बना करके बेचें। हमें चाहिए वो ज़मीनें वापस। विजिलेंस में जिन्होंने विकेश नेगी जी ने जो अभी कंप्लेंट डाली है, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे लोग भी समाज में हैं कि जो इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, आपकी तरफ से भी पत्र लिखा गया है जांच के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने पत्र 2-3 जगह पर पहले भी दिया था। 1 साल पहले भी मैंने ये आवाज़ उठाई थी, आप सब लोग भी परिचित होंगे, और अब दोबारा से मैंने इस आवाज़ को उठाया क्योंकि मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है कि भाई आप लोग प्रॉपर्टीज़ को कैसे ले सकते हैं। आप अंदर खाने सरकारी रेट पर पता नहीं क्या घपलाबाजी करते हैं।
अभी आप सहजदारा रोड पर जाइए, वहाँ पर कई ज़मीनें ऐसी हैं जो मेरी नज़र में थी, नदी के पास की ज़मीनें भी इन्होंने धीरे धीरे करके प्लॉटिंग करके सारी सफाया कर दी है। तो ये तो अच्छा खासा आप जानते ही है पूरा गामा जी जो है, मुझे लगता है गामा जी कैसे बन गए भाई, गामा जी को कैसे, पब्लिक को भी सोचने की बात है ये कि पब्लिक ने कैसे बना दिया उनको तो अच्छा खासा प्रॉपर्टी का धंधा करना चाहिए। और अब तो वो एक्सपर्ट हो गए, प्रॉपर्टी डीलर हो गए, वो तो बहुत बड़े, मैं तो उनको नेता मानती नहीं हूँ, वो तो बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन गए। अब आपने देखा होगा भाई, जो आदमी इतनी प्रॉपर्टी से इतनी बना सकता है तो वो तो सबसे बड़ा भूमाफिया हो गया। मैं तो भूमाफिया का नाम आज दे रही हूँ मीडिया के माध्यम से। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां राजकीय रामचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में 3 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त किए। इस अवसर पर वक्ताओं ने विद्यार्थियों से शिविर के माध्यम से अनुशासन और शिष्टाचार को सीखने के साथ ही उसे जीवन में उतारने की सलाह भी दी। अब खबर देहरादून के सैलाकुई से है, जहां नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के बाद भगवंत सिंह बिष्ट ने नगर पंचायत कर्मियों के साथ वार्ता कर क्षेत्र की जानकारी हासिल करने के साथ ही लंबित कार्यों पर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। आज मैं यहाँ निकला हूँ क्योंकि मैंने शनिवार को योगदान दिया था नगर पालिका सैलाकुई में अधिशासी अधिकारी के तौर पर। तो आज मैं क्षेत्र के भ्रमण पर निकला था कि कुछ शिकायतें आई थी, जब कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे कि क्षेत्र में कई जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा इसकी एक रियलिटी जानने के लिए ग्राउंड पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जीरो वेस्ट कंपनी के साथ टाइप हुआ है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारा जो सैलाकुई के अंतर्गत जहाँ जहाँ कूड़ा पड़ा है उस कूड़े को निस्तारित करेंगे। सर आपने शनिवार के दिन अभी हाल ही में ज्वाइन किया है और आज तक कभी भी मतलब इस तरीके से कूड़ा को लेकर कभी साफ सफाई सैलाकुई में नहीं हो पाई है। आपकी क्या अहम प्राथमिकताएं रहने वाली है इस चीज़ पर? मेरी सबसे मेन प्राथमिकता यही रहेगी कि नगर पालिका सैलाकुई में जो एक कूड़े की समस्या है इसको सबसे पहले इसकी निजात कराया जाए। कूड़ा फ्री हम अपनी सिटी को बनाएंगे, पॉलीथीन फ्री सिटी को बनाएंगे। और इनफैक्ट जो हमारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो 21 आइटम जो बैन किए गए थे, जिसकी एसओपी भारत सरकार से जारी हुई है, हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है, बार बार हाई कोर्ट उसमें पूछ रहा है कि आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसका अनुपालन ऑन ग्राउंड करवाया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ जो है निवासी मिले हैं आपसे, क्या उनकी वार्तालाप हुई है, आप किस तरह से आपने उनको समझाया? नहीं, कुछ लोगों को मैंने बताया कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि यहीं पे एक कूड़ा जला रहे थे, उनको बताया गया कि भाई खुले में कूड़ा जलाना आपका दंडनीय अपराध है, आप कूड़ा नहीं जला सकते। उनको समझा दिया। प्रथम बार जो लोग मुझे मिले हैं कूड़ा फेंकते हुए, कूड़ा जलाते हुए, क्योंकि मैं खुद अभी 2 दिन मुझे यहाँ हुए हैं, तो आप पहली बार उनको मैं वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम यदि वो मुझे मिलते हैं इस प्रकार का कृत्य करते हुए तो उनके खिलाफ जरूर चलानी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।